नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय सम्राट शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि बिहार में चुनाव है। मोदी सरकार का हर बजट चुनाव के लिए होता है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। यह चुनावी पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में चुनाव है इस साल, इसलिए बजट का अधिकांश हिस्सा बिहार को जाएगा। उनकी खासियत है कि वे देश का बजट नहीं बनाते, चुनाव का बजट बनाते हैं। ये बिहार में चुनाव है। मोदी सरकार का हर बजट ये चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो। हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। अब बिहार में चुनाव है तो पूरा बजट का जो हिस्सा है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को जाएगा ना। ये उनकी एक खासियत है। ये देश का बजट नहीं बनाते, ये चुनाव का बजट बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव के परिवार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू प्रसाद यादव ने जगदेव बाबू के नारे पर वोट लिया। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ बिहार को लूट सकता है। देखिए, लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है, अपने और अपने परिवार के लिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अभी सबसे बड़ी चर्चा यही है कि 12 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा और भी कई अच्छी बातें हैं। जाहिर करते रहे हैं वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि वाह क्या बजट है। और मुझे लगता है कि अभी तो ज्यादा चर्चा 12 लाख रुपए पर नहीं लगेगा इसकी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, अभी तक जब आप अपने घर मकान का जो लोग किराया लेते थे तो 2.4 लाख के बाद पे टीडीएस लगता था। अब 6 लाख रुपया के बाद टीडीएस लगना शुरू होगा। तो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मध्यम वर्गीय लोग, लो इनकम ग्रुप के लोग, वो एक कोई घर ले लेते हैं, उसको अपने घर के साथ एक दूसरा घर बना लिए, किराया ले लिए, या कई लोग कमरे भी घर के किराए पे देते हैं। तो उन लोगों का जब थोड़ा सा 2,40,000 से ऊपर होता था, फिर टीडीएस होता था, फिर वो इनकम टैक्स के सर्किट में होता था, तो 6 लाख रुपए तक पे अब टीडीएस नहीं लगेगा। एक टीसीएस होता है। जब आपका कोई बच्चा विदेशों में पढ़ाई करने गया है, आप उसको पैसे भेजते हैं तो उस पर टीसीएस लगता है, एक टैक्स है। उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब आप किसी बच्चे को अपने मेडिकल करा रहे हैं, मान लो वो रसिया में पढ़ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बच्चे मेडिकल करने जाते हैं, तो उसका टीसीएस से मुक्ति मिली है। और इससे बहुत सारे लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि आपको आयुष्मान मिला तो आप किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, वैसे ही इसके हटने से आपको लगता है देश के अन्य हिस्सों में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो भी हुआ है। और ये सब कुछ तब हुआ है जैसा मोदी जी पहले से कहा करते थे कि हमें पहले जो देश का खजाना है उसमें जो लीकेज हो गया है, वो लीकेज की पाइप कहाँ कहाँ जा रही है, किसके किसके घर में, हमें पता करने दो। तो उस लीकेज को बंद करने का ये परिणाम है। आज देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में है। आश्चर्य भी है कि ऐसा हो सकता है। यस, हम इससे भी आगे करने वाले हैं। जब हम कह रहे थे ना कि हम 12वें स्थान से 5वें स्थान पे हमारी इंडिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी में शामिल हो चुका है, तो कई लोग कहते थे इसका मतलब क्या है
क्योंकि सब लोग वित्त का विशेषज्ञ नहीं होता, मैं भी वित्त का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक लेब मैन की तरह जब मैं सोचता हूं कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद अगर आप करप्शन पे कंट्रोल करते हैं तो ये हो जाता है जिसको आज दुनिया कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन और उत्सव के रूप में आगे बढ़ रहा है। हर रविवार को अलग अलग थीम पर आधारित इस कार्यक्रम से लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भी नागरिकों को मोटापे का कारण बनने वाली चीज़ों के खिलाफ कदम उठाने का सुझाव दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे को रोकने के उपायों के बारे में भी बात की है। आज मैं देख रहा हूँ संडे ऑन साइकिल एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ रहा है, फेस्टिवल के रूप में आगे बढ़ रहा है। हर संडे 1000 से अधिक साइकिल क्लब या तो अलग अलग ग्रुप फिट इंडिया वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और साइकिलिंग मूवमेंट में जुड़ते हैं। हर संडे ऑन साइकिल के अवसर पर अलग अलग थीम होती है। आज सारे देश के हमारे डॉक्टर्स ओबेसिटी के सामने अवेयरनेस के लिए साइकिलिंग करा है। ओबेसिटी वर्तमान समय में देश के युवाओं के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है जो फिट इंडिया को प्रभावित करती है और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नेशनल गेम्स में अपना उद्बोधन में कहा कि हमें ऑयल का कंजप्शन कम करना चाहिए, हमारा डाइट ठीक रखना चाहिए और इसलिए हम अपना डाइट को ठीक रखें। हम ओबेसिटी के सामने लड़ने के लिए एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें और ओबेसिटी के सामने फाइट करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हम फिट इंडिया के आधार पर देश को स्वस्थ कर पाएंगे और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का निर्माण करेगा। संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे एक फेस्टिवल का स्वरूप ले रहा है और संडे सारे देश में कोई न कोई थीम पर साइकिलिंग होता है। आज मुझे खुशी है हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स, सारे देश के डॉक्टर्स साइकिल ऑन संडे से संडे को साइकिलिंग करके ओबेसिटी के सामने अपना संदेश दे रहा है। ओबेसिटी के सामने लड़ने के लिए हमें हमारा डाइट को टाइट रखना पड़ेगा। डाइट टाइट रहेगा तो फिट इंडिया आगे बढ़ेगा। ओबेसिटी के सामने हमारी लड़त अच्छी तरह से फाइट करेगी और हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। और इसलिए मोदी जी ने नेशनल गेम्स के इनॉग्रेशन के अवसर पर ओबेसिटी को कम करने के लिए यानी कि ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए देश को आह्वान करा है। मुझे आज खुशी है हमारे देश के डॉक्टर्स आज ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए एक संदेश देने के लिए साइकिल ऑन संडे के साथ जुड़े हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और देश को आह्वान करता हूं कि हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़े। 10% ऑयल कंजप्शन कम करें, हमारा डाइट को बेस्ट करें, संडे ऑन साइकिलिंग करें, अपने स्वयं को फिट रखें और देश को स्वस्थ रखें। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 9,30,000 के अल्प्राजोमल टैबलेट और 5,240 कोडिन सिरप बोतल भोपाल स्थित एक गोदाम से बरामद किया है। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कमिश्नर सर के नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ जो है युद्ध स्तर पर जो अभियान चल रहा है उसी कड़ी में एक बार पुनः ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है। इसमें मुख्य रूप से अपने जो एसीपी पूनम चंद यादव उनकी टीम ने इसको नेतृत्व किया था
और पहले पूर्व में जो 2 ड्रग्स के केसेस हुए थे उसके पूछताछ के आधार पे भोपाल में एक गोडाउन पर ये ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसमें 9,30,000 अल्ट्राजोलम के टैबलेट और 5,240 नग कोडीन सिरप के मिले थे। ये टोटल 52 कार्टून मिले हैं, जिसमें कि टोटल 1 करोड़ से भी अधिक राशि का ड्रग्स है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी 1 करोड़ से ऊपर है और इसमें NDPS एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर ये आकाश जैन इसके ड्रग के ऑनर थे और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि ये होलसेल में ड्रग का इस तरह का काम करते हैं और जल्दी अमीर बनने की चाहत में इन्होंने अवैध ड्रग्स का भी व्यवसाय चालू किया था। इनके कई सारे और भी सदस्य हैं। जब पूछताछ की गई तो इनके दो लड़के थे, जिसमें से एक लड़का सतना का है, वो भी BSc में पढ़ता है, और एक लड़का हम भोपाल प्रॉपर का ही रहने वाला है। और सतना का जो लड़का था, ये जो रीवा सतना की तरफ जो सप्लाइयाँ होती थी कोडीन सिरप की, उसका मुख्य रूप से ये सरगना है और इसने पूछताछ में कबूल भी किया है कि वहाँ पर कई खेप सतना रीवा तरफ सप्लाई करता था। और अब ये मध्य प्रदेश के अन्य कौन कौन से जगहों पर ये सप्लाई होती थी, इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाए। टोटल कितने आरोपी तक पकड़े गए? इसमें अभी तक टोटल 3 आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं। इसमें जो है आरोपियों के जो नाम है उसमें अमर सिंह सतना का रहने वाला है, अमन रावत ये भोपाल का ही रहने वाला है, और इन दोनों के ये दोनों मीडिएटर हैं, और आकाश जैन जो है इसका मुख्य रूप से सरगना है जो भोपाल का ही रहने वाला है। कौन सा ब्रांड है, फैक्ट्री कहाँ है, इसकी कहाँ बनती थी, उनसे भी बातचीत बताइए। ये अभी संबंध में अल्ट्राजोलम टैबलेट और कोडीन सिरप के बॉटल हैं, और ये ब्रांड कौन सी है इस संबंध में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, इस संबंध में आकाश जैन से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कंपनी कहाँ की है, इनकी एंट्री की गई है, बाहर से ला रहे थे? इस संबंध में अभी पूछताछ की जाएगी। अब इसमें विस्तृत इस समय जानकारी ली जाएगी और इनके सोर्स का भी पता किया जाएगा, इतने अवैध मात्रा में कहाँ ये चीज बनाई जा रही थी। और ये आपको विदित हो कि बड़ी मात्रा में लोग कोडीन सिरप का और अल्ट्राजोलम का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में भी करते हैं, और अपने दिमाग की उत्तेजना को पैदा करने के लिए मुख्य रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और लोग इसके आदी हो जाते हैं। और भोपाल से सर पकड़ के लाए हैं, तो किस तरह से ये सोर्स मिला था? ये इंदौर में जो हमने पूर्व में 2 ड्रग्स के केस किए थे NDPS एक्ट के, जिसमें कि पूर्व में मोइनुद्दीन एक इंदौर का रहने वाला था और एक सावेज करके है इंदौर का रहने वाला था। इनसे अल्ट्राजोलम और कोडीन की खेप मिली थी, और पूर्व में ये 23 तारीख और 25 तारीख को जनवरी को इनमें केस बना था, और जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तब इन्होंने कबूल किया कि ये भोपाल से ये सब ड्रग्स लेकर के आते थे। इन्हीं की सूचना पर फिर भोपाल में दबिश दी गई थी, और रात में दबिश दे करके और ये पूरी कार्रवाई भोपाल। जैन सर कहीं पकड़ाया है पहले से? जैन नहीं, पहले तो ये कभी नहीं पकड़ाया है, अभी पहली बार ही ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है? बिल्कुल, ये जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, और अभी इसके लिंक की जांच की जा रही है कि और कहाँ सप्लाई जो है अंतर्राज्यीय में भी करता था। इस संबंध में अभी पूछताछ की जाएगी। अभी जो भी उसको रात में लेकर के आए हैं, पुलिस रिमांड लिया जाकर उससे पूछताछ की। सर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो सप्लाई वगैरह करते हैं केवल रात को ही अंजाम देते थे। इसमें पूछताछ पर इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि या तो ये सुबह 9 बजे के पहले या रात में 9 बजे के बाद जनरली ये सप्लाई करते थे, ताकि लोगों की जानकारी में ना रहे, और ये गोपनीय तरीके से ये काम करते थे। चूंकि ड्रग के मोहल्ले पर ही, जहाँ पे ड्रग के बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, वहीं पर इसका गोडाउन था, इसलिए लोगों को शंका कम होती थी। लोगों को यही लगता था कि ये विधिवत तरीके से ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का मिलना और उसके संबंध में कोई वैध कागजात शो नहीं करना, ये साबित करता है कि ये लोग अवैध। इनमें NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर भोपाल के किस एरिया से पकड़ा है? भोपाल में हनुमानगंज में ड्रग मार्केट से पकड़ा गया। सर रात को तो जैसे ड्रग्स का सप्लाई करते थे, वो दिन में सर क्या काम करते थे? ये दिन में अन्य कोई एक्टिविटी करते थे, जैसे 2 लड़के हैं वो पढ़ाई करते थे, एक MR था, तो ये लोगों को दिखाने के लिए एक स्टूडेंट था और एक पढ़ाई करता था, इस तरह का ये एक्टिविटी करते थे। लेकिन ये सुबह 9 बजे के पहले और रात में 9 बजे के बाद ये। राहुल गांधी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को इस बजट की बिल्कुल भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि मध्यम वर्ग को कितनी राहत मिली है। हमारे देश पर 60 साल तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस आयकर छूट की स्लैब को 5 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ा सकी।
आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने न केवल मध्यम वर्ग बल्कि निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग दोनों को छूट दी है। उन्होंने विभिन्न तकनीकों के बारे में बात की। उन्होंने विभिन्न कैंसर दवाओं की कीमत कम कर दी। ये टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित है और देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी के शून्य ज्ञान को दर्शाती है। I think Congress party should not criticize this budget at all. They should see how much they have granted relief to the middle class. Even after ruling our country for 60 years, they could not increase the slab of income tax relief beyond rupees 5 lakhs. Today, Honorable Union Finance Minister has not only exempted middle class, both lower middle class, upper middle class, from the tax net, giving a huge relief. She also granted more devolution to the states. She has talked about various technology. She talks about agriculture, and she has reduced prices of various medicines related to the cancer treatment. So this budget has everything for agriculturists, for farmers, for workers, for students, for states, for middle class, for lower middle class. So I think these comments are politically motivated, reflects Rahul zero knowledge on the economy of a country. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपके लिए चुनाव प्रचार किया, आप पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हमें चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। आप पार्टी निश्चित तौर पर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। आज हम करोल बाग कंस्टिट्यूंसी में आए हैं विशेष रवि जी के प्रचार में। ममता दीदी ने भेजी है आप पार्टी के कैंपेन में, और हम यहाँ पे जो आए हैं बहुत अच्छा क्राउड है, और आप इज डेफिनेटली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो बजट आया, दिल्ली के लोग 1.75 लाख करोड़ देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, न्यू दिल्ली को सिर्फ वापसी में 325 करोड़ दिया है। ये पूरा ये बजट था। और हर चीज में अगर आप देखिए, जो आम आदमी का सरकार है वो आम जनता के लिए काम कर रहा है। और ये मोदी गवर्नमेंट कहता है रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, लोगों का पैसा लोगों में इक्विटेबली बांटना है। अगर आज के दिन आप देखिएगा तो ये 25,000 करीब रुपए हर मंथ हर एवरेज फैमिली को बचत हो रहा है। दिस इज व्हाट पीपल केयर अबाउट। जो मेन थिंग्स है, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन, ये ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में है। 14 लाख लोग आज दिल्ली में झुग्गी में रहते हैं, 4 लाख नए घर तैयार करने हैं। बीजेपी 10 साल में सिर्फ 5,000 घर तैयार किए हैं। तो 10 साल में काम नहीं किया, अब फिर वोट आ गए, अब बीजेपी कह रही है कि सरकार उनकी बन रही है। ये सब हम बहुत सुन के आए हैं। ये खुद का ढोल खुद ही वो बजाते हैं। बंगाल में सुने थे 200 सीट आएंगे, लोकसभा में सुने थे 400 सीट आएंगे, अब सुन रहे दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार आम आदमी। कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि एक हाथ से लेने का दिखावा करो और दूसरे हाथ से ले लो। एक हाथ से 12 लाख तक की छूट दी गई, जबकि 15 लाख तक की मांग भी पूरी नहीं की गई। और जो 12 लाख दिए गए उस पर भी अगर वह व्यक्ति चाय पीने या कहीं और कोई चीज़ लेने जाएगा तो उसे सभी जगह जीएसटी देना पड़ेगा। जहां तक बिहार की बात है तो मांग और वायदा विशेष पैकेज का था और आपने झुंझुना दे दिया। से देने का दिखावा करो, दूसरे हाथ से ले लो। एक हाथ से 12 लाख के नीचे किया है, जबकि 15 लाख की मांग थी, वो भी नहीं पूरा किया। और जो 12 लाख दिया भी है तो उस आदमी को जब चाय पीने भी जाएगा, छोले भटूरे खाने भी जाएगा, किसी दुकान में कदम रखेगा तो एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जीएसटी देना पड़ेगा। तमाम जगहों पे जितना एक जेब में डाल रहे हैं उसका दुगना निकाल रहा है। तो ये सरकार का अब शिक्षा में बजट आप कम करेंगे और विकसित भारत की बात करेंगे, शिक्षित भारत की बात करेंगे। ग्रामीण विकास, नरेगा, इसमें कटौती की है। ट्रांसपोर्ट जिसमें साधारण आदमी चलता है, रेलवे, उसमें कटौती की है आपने।
तो आपने तो सब जो जरूरी देश के स्ट्रक्चर के लिए उसमें आपने कमी कर दी, तो देश कैसे तरक्की करेगा, ग्रामीण भारत कैसे तरक्की करेगा। जहां तक बिहार की बात थी, अरे मांग और वादा तो था स्पेशल पैकेज का, वो आपने झुंझुना पकड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के बजट पर दिए बयान पर कहा कि कोई तेजस्वी यादव से पूछे कि क्या वे विकास का मतलब समझते हैं। जब उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि सड़क बनेगी तो कोई वोट देगा क्या। ये उनका विकास का शब्दकोश है, तो उन्हें विकास कैसे दिखेगा। इन्हें प्रवचन देना आता है, उन्हें नहीं पता कि विकास क्या होता है। वही उन्होंने कहा कि जिसके शब्दकोश में विकास का कोई शब्द ही नहीं है, उन्हें यही इसी तरह की जुमलेबाजी लगेगी। उन लोगों को पता है कि विकास किसको कहते हैं। जरा अपने पिताजी से पूछें कि विकास का अर्थ समझ में आता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कहते थे कि रोड बनवाने से हमको कोई वोट देगा। बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरुआ बाढ़ आता है तो मछली खा के, तो यही तो उनका है कि बाढ़ आएगा, गरीब लोगों को देने के बजाय कहेंगे कि बाढ़ में मछली आता है, मछली खा के गरीब गुरुआ गुजारा कर लेता है। ये उनका डिक्शनरी है विकास का। तो विकास उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा, कुछ तो असर होगा ना पिताजी का, माताजी का, पुत्र पर भी। तो इसलिए उनको विकास का अर्थ समझ में नहीं आता है। विकास का अर्थ यही होता है कि नीतीश कुमार जी पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ के दिनों में कुंटलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कुंटल अनाज गरीब को देते थे। इन लोगों को क्या मतलब है इस सबसे। बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई, तो विकास इन लोगों को नहीं पता है। विकास किसको कहते हैं, इन लोगों को प्रवचन देने का। बजट को जुमलेबाजी बता रहे हैं क्या? अब बजट को जुमलेबाजी तो उनको समझ में आएगा ही ना। जिसके डिक्शनरी में, शब्दकोश में विकास का कोई मतलब ही नहीं है, तो विकास की बात कोई करेगा तो उनको जुमलाबाजी ही ना नजर आएगा। उनके शब्दकोश में है कहाँ, उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा। विशेष पैकेज करे कहाँ विशेष पैकेज क्या होता है? विशेष पैकेज यही ना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का पार्क बनेगा, पूरा उसका संस्थान बनेगा। जो मधुबनी के इलाके में मखाना का बोर्ड बनेगा, मखाना को विकसित करने के लिए, तो यही ना विकास। और विशेष पैकेज क्या है? उनके डिक्शनरी में विशेष पैकेज किसको कहते हैं कि उनको पैसा दे दें और सब गटक जाए, यही विकास है। ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि काम धरातल पर दिखे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह पहली बार है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को जो उम्मीद थी उससे ज्यादा राहत दी है, अपेक्षा से ज्यादा दिया है। अनुमान था कि 10 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन इसे 12 लाख तक करने का निर्णय लिया गया। और एक सबसे बड़ा जो कल के बजट का महत्वपूर्ण निर्णय रहा, आज तक हमेशा ऐसा हुआ है कि किसी भी वर्ग ने बजट से जो अपेक्षा की है और उसकी अपेक्षा रही है वो आंशिक रूप से पूरी हुई है। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य वर्ग को जो अनुमान था, अनुमान से अधिक सरकार ने छूट देने का कार्य किया है। अर्थात आंशिक नहीं, अपेक्षा से अधिक किया है, क्योंकि अनुमान यह था कि 10 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, वो 12 लाख तक करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यदि किसी एक राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है तो वो दिल्ली है। 1 करोड़ के लगभग यहां मध्य वर्ग है। और जहां तक इनकम टैक्स जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसमें दिल्ली में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम की आमदनी में है। अर्थात जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दिल्ली में, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनमें से 85% लोगों की, शायद 36 लाख का, 35 पॉइंट कुछ लाख का डाटा है, जिसमें 30 पॉइंट समथिंग है जो 12 लाख रुपए से कम की आयु पे हैं। अर्थात दिल्ली के 85% करदाताओं को अब
लगभग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा युगांतकारी निर्णय नहीं हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त जो दिल्ली को प्रभावित करने वाली चीजें हैं उसमें अगर आप देखें तो जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स था, जिसको हम टीडीएस कहते हैं सामान्य भाषा में, वो 50,000 रुपए के ऊपर होता था, अब 1 लाख रुपए। यानी अब बैंक में आपका पैसा जमा है और उसका ब्याज पहले 50,000 रुपए से ऊपर होने पर उसमें ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, अब 1 लाख रुपए होगा। और उससे बड़ी बात अगर आप देखें तो हमारे यहां एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, जो रेंटल इनकम के ऊपर उनका खर्चा चलता है, यानी मकान किराए पे है और उस किराए से वो अपना कार्य चला रहे हैं। अब उस किराए के ऊपर जो है वो 6 लाख रुपए तक टीडीएस ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा। मतलब अगर आपकी किराए की इनकम आ रही है और वो 6 लाख तक है, यानी 50,000 रुपए महीने तक का भी यदि किसी को किराया आ रहा है, तो अपने आप जो टीडीएस कट जाता था वो टीडीएस अब नहीं कटेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।